अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ हमने क्या बोलना है, अब तो लोग बोलने लगे हैं। लोग पेट्रोलियम प्राइसेस की हाइक के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये इक़्तिदार में नहीं थे तो यही कह रही थी, मरियम नवाज साहिबा कह रही थी और हमजा और शहबाज शरीफ साहब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, रात को बगैर दूध से सो रहे हैं, मामा इनकी वालदा जाग रही हैं। हम अगर इक़्तिदार में आए तो हम इन्हें दूध पिलाएंगे। और यार सबसे पहले इन्होंने दूध महंगा किया। बहुत महंगाई हुई है और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम महंगाई का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान में जो जब भी तब्दीली आई है उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। खादिम आला खादिम पाकिस्तान आए तो उन्होंने उल्टा हम पे इतना बोझ डाल दिया। सर अब ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। ये पेट्रोल इतना एक माह में उन्होंने 3 बार बढ़ा दिया और हमारे लिए जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा अजीरन कर दी। ये तब्दीली हमें रास नहीं आई। मैं ये कहता हूँ कि मुल्क इस तबाही की तरफ जा रहा है। हम दूर से आते हैं, जहाँ 200 कराया था अब 500 है, तो गरीब बंदे का क्या होगा। ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है। ये पेट्रोल की प्राइस, ऑयल की प्राइस ये गिर जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें जो है ना सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। बेशक ये एक तल्ख फैसला है लेकिन हम उसके साथ। शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो हुकूमत को रिलीफ तो दिया हुआ है, लेकिन ये रिलीफ है कि यहाँ पे लाइनों में खड़े रहे, यहाँ पे एक दिन छुट्टियाँ करें ऑफिस से, और लेडीज़ भी खड़ी हैं यहाँ पे, ना कोई लेडीज़ का एहतराम है। बस आगे से वो खाए जा रहे हैं लोगों को कि बात ही नहीं करते, तमीज़ ही नहीं है इनको भी। हम तो बिल्कुल नाक तक हम खुदकुशी करने पे मजबूर हैं। बिल्कुल हम इतना अभी इस नौबत में पहुंचा दिया। पहले कहते थे कि इमरान खान इस तरह कर रहा है और ये देखो एक महीने के अंदर अंदर 120 रुपये डीजल बढ़ा दिए। और महंगाई का ये आलम है कि इधर लाइनें लगा के खड़े होते हैं। इधर जो इनके अपने बंदे होते हैं उनको पहले ले आते हैं, बाकी लोग गरीब पीछे खड़े रहे लाइन में, कार्टन भर के उनको दे रहे हैं। बस थोड़ी देर बेचते हैं, बाकी अल्लाह जाने क्या करते हैं कि खुद बेचते हैं या क्या करते हैं। इससे पहले जो इमरान खान था उस वक्त भी जो महंगाई हो रहा था, जो ना इस उम्मीद पर जो ना लोगों ने जो ना इस हुकूमत को दिए शहबाज शरीफ को कि आ जाए जो ना सस्ता करेगा। ये तो जो ना उसी तरह बढ़ रहा है। हमारे को तो जो ना कोई सहूलत नहीं है। महंगाई वो रोज़ ब रोज़ ना बढ़ता जा रहा है। हम तो बहुत तंग है। पहले सब जब एक पेट्रोल था 150 पे तो हमें बचत हो जाती थी 1500-2000 रुपये। तो अगर हमारी कैश बनती थी 4000 तो तकरीबन 1600-1700 का पेट्रोल डलता था, बाकी हमें बचत हो जाती थी। अभी अगर 4000 कैश बनती है तो तकरीबन 2700-2800 का पेट्रोल लग जाता है। फाकुंग तक नौबत आ गया है, बहुत परेशान है, डिप्रेशन है। पहले इधर से खानपुर तक 30 रुपये किराया है, अभी 60 रुपये ले रहे हैं। तो ये आम आदमी के साथ ये जुल्म है। लाहौर से हमने 7500 का पेट्रोल फिल कराया टैंक, और अभी इधर आए हैं तो और रेट बढ़ गया है। अभी उसका रेट हो गया तकरीबन गाड़ी का जो 13500 का टैंक बढ़ेगा। अब मेरी आमदन अगर 1 लाख रुपए की है तो ये मुझे इजाफी जो है वो मेरे बजट में 1.5 लाख रुपए का मज़ीद इजाफा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया जा रहा है कि ये नतीजे हैं उन मुआहदात के जो इमरान खान साहब के दौर में निगोशिएट किए गए और एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट की सूरत में तैयार किए गए। इमरान खान ने IMF के साथ ये मामला तय किए थे, लेकिन आखिर में आके उसे इनहराफ किया, और ना सिर्फ इनहराफ किया बल्कि रिवर्स कर दिया उस तमाम प्रोसेस को, जिसका बर्डन अब आवाम के ऊपर जा रहा है। मरीम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सब कुछ इमरान खान का ही किया धरा है। उन्होंने तमाम का तमाम मलबा जो है इमरान खान के ऊपर डाल दिया और कहा कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है। इमरान खान ने ज़ाहिर है मौका पहचान लिया है। उन्होंने अपनी एक बयान में धुआंधार तरीके से इस हुकूमत की धुनाई की और कहा कि गरीब जो है वो तबाह हो गया, महंगाई ने उसको पीस के रख दिया, और अपने हमले को लोगों के जज्बात के साथ अलाइन किया। अब इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल है, ये वजाहतें देती फिर रही है ऐसे वक्त में जब इसको शायद इमरान खान के जितने इक़्तिदार में दिन थे वो गिनवाने चाहिए थे, लेकिन अब ये बैकफुट के ऊपर नज़र आती है। और साथ ही पंजाब के अंदर 20 ज़िमनी इंतखाबात भी हैं, जिसके अंदर लाहौर की 4 सीटें भी हैं, जिसके अंदर मुल्तान की 1 सीट भी है, जिसके अंदर साउथ के बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ से फ़ैसला होना है कि अवाम के सेंटिमेंट क्या हैं। हमारे पास मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब, वज़ीर तवानाई हैं। का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सिर्फ महंगाई का मामला ही नहीं है, जो लोड शेडिंग है वो भी इसके साथ गुडमुड होती नज़र आती है, तो उस पर भी इनसे बात करेंगे। खुर्रम हुसैन साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं और इनसाइट्स फ्राहम करते हैं। आज इनका ट्वीट एक बड़ा ज़बरदस्त था जिसके अंदर इन्होंने उम्मीद तो नहीं बंधाई, लेकिन ये है कि हमें कहा कि आप हिम्मत ना छोड़िएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में
गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, और आने वाले दिनों में जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन भी बढ़ेगा। तो खुर्रम साहब ने हिम्मत नहीं बंधाई, लेकिन हमें बता दिया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, ज़िमनी इलेक्शन, उनके लिए कितनी मुसीबत है। शेख सलमान नईम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो उम्मीदवार हैं PP 217, जहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी इनके मद्दे मुकाबिल हैं। ये वो लोग हैं जिनको डी-सीट कर दिया गया था, क्योंकि ख्याल ये किया जाता था कि इन्होंने पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ किया। तो अब ये इंतखाबात में जा रहे हैं चंद हफ्ते में, इनके सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो खुर्रम साहब, जब मैं आपके हल्के में इलेक्शन कवर करता हुआ आया, मुझे याद है एक मरतबा आपके मुखालिफ से हट के मैंने आपसे बात की, मैंने कहा कि आपका मुखालिफ तो ये बात करता है, तो आपका बयानिया क्या है। तो आपने कहा था कि हमारा बयानिया ये है कि पहले इस खोखे के ऊपर लाइट नहीं होती थी, मैंने लाइट लगा के दी, यहाँ पर सड़क कच्ची थी, मैंने सड़क पक्की करके दी, यहाँ पे नौकरी नहीं होती, मैंने नौकरी दी। अब इन हालात में ये बयानिया तो अब पिट गया, क्योंकि तमाम मुश्किलात लोगों के सर के ऊपर टूट रही। नहीं, देखिए, हमने एक दफ़ा करके दिखाया। 2013 के इलेक्शन के बाद यूँ महसूस होता था पहले भी कि जी मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग है, ये कभी ठीक नहीं होनी, कराची में टारगेट किलिंग कभी ठीक नहीं होनी, दहशतगर्दी बहुत गंभीर हो रही थी, सबका ख्याल था कभी ठीक नहीं होनी, मुल्क में नई सरमायाकारी नहीं आ रही थी, कहते कभी भी नहीं आएगी, यहाँ तो हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ ने अपने जो 4 साल वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये सब कुछ दुरुस्त कर दिया। उन्होंने कराची को पुरअमन कर दिया, उन्होंने दहशतगर्दी से लड़ के ज़रब अज़ब अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ी, उसको दुरुस्त कर दिया, बिजली का मामला दुरुस्त कर दिया। यहाँ अब हमें एक ऐसी सिचुएशन का सामना है जो 2013 में था। अल्लाह ताला के करम से उस तरह की दहशतगर्दी और कराची में हालात ख़राब नहीं है, लेकिन लोड शेडिंग के हवाले से वो क्राइसिस है, तवानाई का बहरान है, जो मौशी बहरान है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। हमने एक दफ़ा उसको दुरुस्त किया, इसलिए जब आप इलेक्शन में तशरीफ लाए गुजरांवाला में, तो मैंने कहा कि जहाँ लाइट नहीं थी हम लाइट ले आए हैं। अभी भी हमारा इंशाअल्लाह यही दावा है, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के, कि जहाँ लाइट नहीं है हम लाइट ले आएंगे, जहाँ महंगाई इस वक्त है हम उसे कंट्रोल कर लेंगे। अभी आप देखिए, इस हुकूमत को आए हुए अभी 60 दिन भी नहीं हुए, हुकूमत फॉर्म हुई है 19 अप्रैल। अगर 120 दिन होते तो क्या होता? लोग अब ये कह रहे हैं 120 दिन होते तो क्या, 60 दिन में आपने ये कुछ कर दिया। हाँ, तो नहीं, अभी 120 दिन होंगे तो आप ये देखेंगे कि कम से कम लोड शेडिंग के हवाले से लोगों को नुमाया बेहतरी नजर मसलन नुमाया बेहतरी क्या है? कैलेंडर जी, कैलेंडर ये है कि जुलाई के आखिर तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जहां लेट से 4-4.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वो 2 घंटे पे आ जाएगी। जो जहाँ 6 घंटे हो रही है वो 3 घंटे पर आ जाएगी, क्योंकि हमने वो जो तमाम हमारे वसाइल थे उसको इस्तेमाल करते हुए, जो बंद प्लांट थे, जो अंडर रिपेयर थे, वो इंशाल्लाह पहले बहुत सारे ऑनलाइन आ गए हैं और आएंगे। और हमें ये भी याद रखना है कि ये 2 वजूहात इस मौसम गर्मा में हुई। एक तो ये है कि एक हीट वेव है, अब 15 अप्रैल से चल रही है, जिसकी वजह से 3000 मेगावाट डिमांड में इजाफा है। दूसरा ये है कि कोविड के बाद ये पहला साल है जब पाकिस्तान का तमाम कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर अब ऑन है, तमाम फैक्ट्रियाँ ऑन हैं, और हमने इस तमाम जो ये बहरान अभी लोड शेडिंग का आज भी जारी है, अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान की सनत को 1 मिनट की बिजली बंद नहीं की, उनको 24 घंटे बिला ताअत्तुल हमने बिजली फराम की, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तानियों का रोजगार जुड़ा। आपका वोटर ये वाकईतन बातें समझेगा इस वक्त? जी, अगर आप ढाबे पे जाएं और लोगों को ये बातें बताएं, वो क्या आपको आगे वो कहेंगे छड्डो जी वो 2 दिन मिलती सी, 8 दिन मिलती है कि पहले 200 रुपए का पेट्रोल लंदा सी, होते जरा। जी देखिए, इसमें हमारा जो सबसे एतमाद का पॉइंट ये है कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी जिसने पहले भी ये करके दिखाया है, बिजली बनाकर दिखाई है, पुरअमन करके दिखाया है, महंगाई कंट्रोल करके दिखाई है। हम ये दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, अब पूरा काम करें। और इस दफ़ा तो एक बड़ी वसीउल बुनियाद हुकूमत है जो हमारे साथ चल रही है, तो हमने पहले भी करके, ये अगर आप कहते हैं नारा क्या है, नारा ये है कि हमने पहले भी करके दिखाया था, हम फिर करके दिखाएंगे। अभी जो कर रहे हैं वो किस खाते में? जी, वो तो इशूज़ हैं इस तरह के कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल का रोज़गार हमें पैदा करना है, अगर हम ये मुश्किल स्टेप नहीं लेंगे और IMF के साथ हमारा मामला नहीं होता, तो पाकिस्तान का रुपया जो है वो एक बहुत गहरे टेल स्पिन में जाएगा। अभी टेल स्पिन में नहीं है क्या? नहीं जी, ऑलरेडी एक है स्पिन में है, लेकिन अभी टेल स्पिन नहीं आई, जो हम कहते हैं। अच्छा, ये तो खुर्रम का ट्वीट ही हो गया कि अभी टेल स्पिन नहीं आई। ये बात सच है कि अभी चूंकि वो प्रोस्पेक्ट मौजूद है IMF के प्रोग्राम का, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जो हमें सपोर्ट आनी है उसका प्रोस्पेक्ट मौजूद है, इसको हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत सख्त फैसले हैं, सख्त फैसले इस वजह से भी हैं कि
आज से 8 महीने पहले तेल $123 फी बैरल नहीं था, आज है। तो आपने $123 बैरल पे, और अगर इमरान खान साहब की जो नालायकी हैं वो तो गिनवाने के लिए अलग प्रोग्राम चाहिए, लेकिन जिस तरह उन्हें पाकिस्तान रुपए के साथ खिलवाड़ किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम बर्दाश्त कर रहे हैं पेट्रोल में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं बिजली में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के बजट डेफिसिट में जो एक्सेप्ट करें। बॉटम लाइन ये है ना जी कि इमरान खान ताकत में नहीं है, आप ताकत में हैं, तो हम ताकत में होते हुए इस मुश्किल सूरत हाल से निमटने की हम ये जो बात है हमने पहले 2013 में भी जाहिर किया कि हम मुश्किल तरीन सूरत हाल से निमटने की सलाहियत और जज्बा रखते हैं। आज भी वो सलाहियत और जज्बा मौजूद है, वही टीम मौजूद है, तमाम जमातों की हिमायत हासिल है। ये मुश्किल ज़रूर है, हमें पाकिस्तानियों से इसमें कोई उनकी मुश्किल में कमी का ये करेगा जी आपकी मुश्किल नहीं, मुश्किल है, सख्ती है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, अनलाइक इमरान खान की गवर्नमेंट जो 4 साल हालात को मजीद ख़राब करते रहे, कि इंशाल्लाह अगले साल जब तक ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी तो हालात बहुत बेहतर होंगे। खुर्रम, हालात बहुत बेहतर होंगे, आपके ट्वीट से तो नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे? अगले चंद हफ्तों में और महीनों में तो मज़ीद मुश्किलात हैं, ज़रा पहले उसका तज़किरा हो जाए, क्या क्या आने को है अभी? तलत मैं कहाँ शुरू करूँ? आने को देखें, अभी फ्यूल प्राइसेस जो हैं, ऑयल की जो प्राइसेस हैं, मैं अभी बड़े गौर से सुन रहा था, आपने जो अवाम की आवाज़ें चलाई थी जिनको वॉक्स पॉप्स कहते हैं हम लोग अपनी इंडस्ट्री में, लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी भी गुंजाइश और है पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस की इंक्रीज़ में। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो रिफ्लेक्ट 2-3 चीज़ें करती हैं। उसमें इंटरनेशनल प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसमें एक्सचेंज रेट का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और फिर टैक्सेशन का उसमें एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है जो आजकल ज़ीरो चल रहा है, ठीक है। और देन आफ्टर दैट उसमें OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं उनकी मार्जिन्स भी एक हिस्सा होता है उस प्राइस बिल्ड, उस कॉस्ट बिल्डअप में, लेकिन वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता जितनी बाकी चीज़ें हैं। फिलहाल इन लोगों ने एक चीज़ से निपट लिया, इन लोगों ने अपनी जो रिटेल प्राइस है उसमें से सब्सिडी का एलिमेंट निकाल के जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे ख़रीद रहे हैं तेल, उस कॉस्ट पे आगे बेचने का इन्होंने कर लिया एडजस्टमेंट। आने वाले दिनों में अगर एक्सचेंज रेट मज़ीद डिटीरियोरेट करे तो इनको मज़ीद और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज डॉलर्स में पेट्रोल ख़रीदते हैं, रुपीज़ में बेचते हैं, तो अगर रुपए की कदर गिरेगी तो उस ही हिसाब से रिटेल पंप्स पे उसकी प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें ये नहीं पता कि IMF किस हद तक इनसे इंसिस्ट करेगा कि आप पेट्रोल की जो टैक्सेस हैं, जो इमरान खान ने कमिटमेंट दी थी, इमरान खान की गवर्नमेंट ने IMF को कमिटमेंट दी थी फरवरी के महीने में कि हम इसको PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को इंक्रीज करते करते जून 2022 तक, यानी कि जिस महीने में आज हम खड़े हैं, तब तक उसको 30 रुपए फी लीटर पे ले आएंगे। अब फिलहाल तो ये जो हुकूमत है ये इस कमिटमेंट को पूरा करने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, यही चीज़ हम लोग किसी और तरीके से अगर पूरा कर लें, किस हद तक मुतमईन कर सकते हैं ये IMF को, इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। 30 रुपए जो है वो मजीद ऊपर टेक्निकली जा सकता है, जो इमरान खान ने कमिटमेंट की हर महीने, पिछला जो माली साल था उसमें हर महीने वो 4 रुपए बढ़ाएंगे 30 रुपए तक लाने के लिए, जो कि कमिटमेंट उन्होंने एक दफ़ा भी पूरी नहीं की। अच्छा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में मजीद प्राइसेस चढ़ गई, अभी तो कोई $120-125 के लगभग मूव कर रही हैं, और लेटेस्ट जो प्राइस एडजस्टमेंट हुई है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो $120 की असम्पशन पे हुई है। आने वाले दिनों में अगर आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में 125, 130, 135 पे जा रही है ऑयल प्राइस, तो आप एक्सपेक्ट कर लें कि यहाँ पे भी एक मजीद इंक्रीज आएगा। तो अभी इन अनसर्टेनिटीज हम लोग फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से, एक्सचेंज रेट की साइड से, और रेवेन्यू एंड टैक्सेशन की साइड से। अभी गैस और बिजली अलग है, और गैस और बिजली अलग है। देखिए मसलन पिछले 5 महीने में कोयला जो पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बनती थी जिससे, उसकी कीमत में 4 गुना इजाफा हो गया। वो जो $70-80 पे था वो गया तो 450 तक है, पर अब 350-360 के ऊपर है। तो लिहाजा वो हर जो कैलकुलेशन है जो की गई थी वो सब फ्यूल के हवाले से आउट द विंडो है। इसीलिए हमने जब अपनी जो लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट की है वो ये है कि बिजली बनाने की जो नई पैदावारी सलाहियत इस मुल्क में लगनी है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पर नहीं होगी।
हम सिर्फ डोमेस्टिक फ्यूल्स के ऊपर काम करेंगे, जो सोलर है, जो विंड है, जो थर कोल है और हाइडल है, ये 4 सोर्सेज के ऊपर नई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी लगेगी। उसके अलावा हम किसी भी वो तो जब आप करेंगे तो तब वो तो शुरू, उस पर काम शुरू हो गया ना, सोलर पे काम। अभी तो लोगों ने तो हर रोज जिंदगी गुजारनी है, हर महीने बिल देने। जी, तो जो इश्यूज हैं जो सोलर के, वो इंशाल्लाह हम रिजॉल्व कर। गो अहेड खुरम। तलत में देखें, अभी जो लोगों के सर पे सवार जो चीज़ है, इंक्लूडिंग मेरे, ठीक है, मैं खुद अपने एंड पे अपना बेल्ट टाइटन करने पे मजबूर हो रहा हूँ, ऑल्दो नोवे नियर एज मच एज जिन लोगों के अभी आपने वॉक्स पॉप्स चलाए हैं, और ख़ास तौर पे गरीब, उनके ऊपर जो अभी बोझ आ रहा है वो आगे के लॉन्ग टर्म फ्यूचर का नहीं देख रहे, वो लिटरली डेज एंड वीक्स में अभी अपनी मेजरमेंट्स ले रहे हैं कि भाई हमारा बनेगा क्या, मुझे क्या बच्चे स्कूल से निकालने पड़ेंगे, अपने जो लोग अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला रहे हैं वो उनको 2 या 1 पे आना पड़ेगा। इस किस्म की अभी लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बोझ आया हुआ है। तो अभी वो ये समझना चाह रहे हैं, लाजिम एटलीस्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये बात कहाँ तक जाएगी, और आई थिंक वहाँ पे अभी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है कि लेकिन मिनिस्टर साहब ने अभी जो बात की वो तो पॉलिसी तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया उनके ऊपर तो बॉसों पर इनका कंट्रोल ही नहीं है, तो ये नज़र रखें भी तो ये फोरकास्ट भी नहीं कर सकते कि मामलात कहाँ पे जाएंगे। नहीं, फोरकास्ट कर सकते हैं अगर रियलिस्टिक अपनी असम्पशंस बना के करें। बताइए, अगर ये लोग मिसाल के तौर, अगर इन्होंने अभी 750 अरब रुपए का हदफ रख लिया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के जरिए कलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि एट सम पॉइंट इनको 6 महीने के लिए कम से कम अगर 2 बिलियन लीटर्स अ मंथ की सेल की हम लोग वो रखें असम्पशन, तो इनको कोई लगभग 50 रुपए फी लीटर तक ले जाना पड़ेगा फॉर 6 months एटलीस्ट टू बी एबल टू कम क्लोज टू दिस टारगेट। या तो इस टारगेट को वो ब्रेक करेंगे एट सम पॉइंट, लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि ये टारगेट बनाते वक्त इन लोगों ने इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइस की क्या असम्पशन रखी थी ओवर द नेक्स्ट 12 months। 12 month फोरकास्ट होते हैं, बहुत इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे, गोल्डमैन सैक्स और पता नहीं, हर बहुत सारे हैं ऐसे जो 12 month फोरकास्ट बनाते हैं। आई होप कि इन लोगों ने जो अपने बनाए हैं वो रियलिस्टिक हैं, दैट इनकी ये असम्पशन नहीं है कि अक्टूबर नवंबर तक प्राइसेस गिर के 80-90 पे आ जाएंगी दोबारा और तब हम लोग टैक्सेस लगा के तब कर लेंगे कलेक्ट, क्योंकि ये फिर बात को ड्रैग आउट करने की। लेट मी ब्रिंग इट खुरम साहब एट दिस पॉइंट। खुरम साहब, असल में मसला सिर्फ फोरकास्टिंग का नहीं है, कम्युनिकेशन का भी है। यानी ये जो तस्वीर, बिल्कुल अभी ये तस्वीर बनी है ये उससे यकसर मुख्तलिफ है जो आज से तकरीबन 8 हफ्ते पहले तक बनाई जा रही थी कि इमरान खान की वजह से हालात ख़राब हैं, इमरान खान की हुकूमत निकम्मी है, ये चले गए। आप में से बहुत से लोग उसको नहूसत कहते थे, और उस वक्त जो तस्वीर बन रही थी अमूमी तौर पर वो ये तस्वीर नहीं थी। नहीं, ये तस्वीर है जी, बिल्कुल है। नहीं, उस वक्त नहीं बनाई थी। सुनिए, देखिए, किसी ने नहीं बताया था। आज अगर मुल्क में जो हमारे कम खसारे के फीडर्स हैं उन पर 3.5 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इमरान खान की नालायकी की वजह से 3200 मेगावाट ऐसा है जिसको हम मुस्लिम लीग नून आगाज़ करके गई थी। मैं बता देता हूँ, करोट में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है 720 मेगावाट, जिसने इस साल के शुरू में आना था वो नहीं आया। शंघाई इलेक्ट्रिक का इंतहाई अहम हमारा प्रोजेक्ट है थर कोल के ऊपर 12 से 14 मेगावाट का, जिसे इन गर्मियों में हमारे पास ऑनलाइन होना था, वो अगले साल आएगा बिकॉज उन्होंने वो चाइना के जो इदारे थे उनको पेमेंट्स नहीं की। तीसरा जो है वो हम चौथा RLNG का प्लांट, दुनिया का सबसे एडवांस्ड और टेक्निकली एफिशिएंट प्लांट 62% एफिशिएंसी का, जो हम पूरा लगा कर गए थे और उसे 2 साल पहले ऑनलाइन आना था, उसको टेस्टिंग की गैस भी नहीं दी। तो ये एग्जैक्टली 3114 मेगावाट, ये बात हमने 2 महीने पहले की 14 जी, हम तो मुस्तकिल कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं सुनी आपने तो कहा था बस ये गए तो हालात कुछ निस्बतन बेहतर हो जाएंगे। 3114 मेगावाट तो और ही तस्वीर बना रहे थे। नहीं, तस्वीर ये थी कि इनके जाने से जो पाकिस्तान इनकी नालायकी और बदइंतजामी और सीपैक दुश्मनी की वजह से, नैब गर्दी की वजह से नीचे जा रहा है, उसको हम संभाला देंगे, संभाला हम दे रहे हैं। अगर मेरे पास ये 3114 मेगावाट होता तलत साहब, तो आज मुल्क में लोड शेडिंग 1 घंटे से कम होती, बिकॉज वो 3114 मेगावाट जिसकी तैयारी हम करके गए थे, जिसका इफ्तिताह नवाज शरीफ 2016 में कर गए थे, उसको इन टाइम पे आना चाहिए था। अगर ये 1431 मेगावाट मेरे पास भी होता तो लोड शेडिंग ना होती। तो आपका कारनामा क्या है? तो अगर मेरे पास होता तो मैं भी कर देता। नहीं, मेरा कारनामा ये है कि इनके दौर में 1 मेगावाट की नई कैपेसिटी ऐड नहीं हुई। आज मैंने आपको कहा कि कराची न्यूक्लियर का
जो K3 है वो ऑन हो गया है 1100 मेगावाट, उसके ऊपर नवाज शरीफ का इफ्तिताह है। जो K2 इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक अपना रिफ्यूलिंग कर लेगा, उसके ऊपर नवाज शरीफ का इफ्तिताह है। करोड़ के ऊपर नवाज शरीफ की स्टैंप लगी हुई है, RLNG के ऊपर की स्टैंप लगी हुई। तो सारे प्रोजेक्ट तो हम शुरू करके वोटर्स वुड नॉट केयर, लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस मेगावाट के, कितनी मेगावाट के, किस प्लांट के ऊपर किसकी तख्ती लगी। नहीं, उनको झूठ, वो ये कहते हैं कि हमारा तख्ता हो रहा है। उनको इमरान खान ने झूठ बोला कि जी मुल्क में एक्सेस कैपेसिटी है, बिजली बहुत ज्यादा है। बिजली आपके सामने है कि जरा सा हमें गर्मी आई है और कोविड के बाद सारे कारोबार चले हैं, तो वो सारी जो सप्रेस डिमांड थी, पाकिस्तान की हाईएस्ट डिमांड तला साहब रोजाना 26,000 मेगावाट है, जो आज तक कभी नहीं हुई। और उसके अगेंस्ट हम अगर 22,000 या 22,000 ऊपर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह से लोड शेडिंग। अगर मेरे पास वो 3,500 मेगावाट होता तो आज हम लोड शेडिंग एक एलिमेंट है। हम तो रोटी की भी बात करें, नौकरी की भी बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो आप भी कंस्टिट्यूंसी के पॉलिटिशियन हैं, आप हल्के से आपका ताल्लुक बड़ा गहरा है, लेकिन अभी आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब जो इलेक्शन लड़ रहा है वो शेख सलमान नहीं, उससे जरा पूछ लेते हैं कि उसकी असेसमेंट। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये तो ज़मीन आपके लिए बहुत ही तत्ती हो गई है जिसको कहते हैं, ये तो पेट्रोलियम प्राइसेस ने तो उड़ा के रख दिया है। तो आप ज़रा पब्लिक का सेंटीमेंट, क्योंकि मैं आपकी कंस्टिट्यूंसी की असेसमेंट देख रहा था, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे असेसमेंट हुई है, आपके ओपोनेंट्स ने भी की हैं और PMLN ने भी की हैं, और दोनों में आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रिक उसके अंदर ये है कि ये मौजूदा प्राइस हाइक से पहले की असेसमेंट है। जी जी। तो आपका क्या ख्याल है, और कंफर्टेबल आप जीते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, इससे फर्क पड़ेगा या नहीं? जी बहुत शुक्रिया तलत भाई, आपने अपने शो में इनवाइट किया। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और जाहिर है अगर 100 रुपीज इजाफा हो चुका है 3 बारियों में पेट्रोल प्राइसेस में, तो एक आम आदमी जो अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलवाता है उसको बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन हम ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कैंपेन में कि जो ये कुछ हो रहा है, ये IMF से जो मुआहदा हुआ था, ये पिछली हुकूमत की वजह से हुआ था, उनके फैसलों की वजह से हुआ था, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे कैंपेन हमारी आगे बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह लोगों में अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए कि ये हो क्यों रहा है। अच्छा, लोगों को ये समझाना कि हो क्यों रहा है अपनी जगह पर, लोगों को ये बताना कि क्या होने वाला है वो दूसरी बात है। खुर्रम साहब ने भी बताया कि आने वाले दिनों में और भी चीज़ें बढ़नी हैं, आपने लेवी लगानी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, 30 से 50 रुपए उसके अंदर इजाफा होना है, गैस की प्राइसेस में इजाफा होना है, बिजली की प्राइसेस में इजाफा होना है, और आप चारों को कंबाइन करें तो जो महंगाई में इजाफा होना है वो तो तूफ़ान है। तो लोग समझ जाते अगर आने वाले दिनों में आप तस्वीर कोई उनके लिए बेहतर बना पाते। आप इस वक्त तस्वीर क्या बना रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं कि उनकी होएगा जो मैं जीत जाऊँगा, क्या बताएंगे आप उनको? नहीं, ऑब्वियसली मुश्किल फैसले तो करने पड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि जब मुल्क मुश्किल में हो तो जाहिर है उस पर बोझ जो है वो आवाम को उठाना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कुर्बानी लोगों को ही देनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी हुकूमत में आए तो इनको मुश्किल फैसले करने पड़े, और इन्होंने किए, और मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन भी किया। लेकिन लोगों को ये समझाने की जरूरत है, वो हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी एक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगले 5-7 महीनों में, लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी तो फिर फायदा भी तो लोगों ने ही उठाना है ना। इंशाल्लाह अवाम इसका फायदा भी उठाएगी, लोगों को इस चीज़ का खबर भी मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, नून लीग का ये मानना है कि उनकी जो क़यादत है और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया, वो जब हम लोगों के सामने बयान करते हैं अमूमन तो हमारे 10,000 वोट बढ़ जाते हैं। हम जब मुखालिफिन की ऐसी की तैसी करते हैं तो 5,000 वोट और हमारे बढ़ जाते हैं। जब मरीम नवाज वहाँ पे आके तकरीर करती है तो 5-6 हज़ार 10,000 वोट और बढ़ जाते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में होता है जब आप उनको कुछ अच्छा बताने को आपके पास हो। तो अब नून लीग के साथ एसोसिएशन जो है आपकी, वो आपके लिए सूदमंद है अभी भी, या आपके ख्याल में अगर ये हालात ऐसे रहे तो लोग कहेंगे जी आज़ाद ही लड़ लेंदे तो बेहतर है कैसी? नहीं, बिल्कुल सूदमंद है। मेरे हल्के में हमेशा नून लीग जीती आई है। पहली बार ऐसा हुआ था कि नून लीग हारी और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा वोट बैंक है यहाँ पर, वो और नून लीग का जो वोट बैंक है वो अगर इकट्ठा होगा तो इंशाल्लाह उसका बिल्कुल हमें फ़ायदा होगा। और मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जैसा मुझे रिस्पांस दिया है इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन जो होने जा रहा है इंशाल्लाह 17 जुलाई को, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है।
एक ही सिर्फ सेटबैक है मुखालिफिन के पास, एक ही बात करने को है कि जो हमने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं और जो बिजली की प्राइसेस बढ़ाई हैं, जो महंगाई थोड़ी सी उसका फ्लो आया थोड़ा सा लोगों के ऊपर, तो मुखालिफिन के पास सिर्फ एक बात करने को। 4 साल उनकी हुकूमत रही है, एक काम वो अपना नहीं गिनवा सकते मुल्तान में या ओवरऑल पाकिस्तान में जो उनका कोई मेगा प्रोजेक्ट हो, जो उनकी कोई वो लैंडमार्क प्रोजेक्ट हो, जो उनके जिसका जैसे मोटरवेज का जब भी नाम आता है तो मियां नवाज शरीफ का नाम जहन में आ जाता है, मेट्रो का जब भी नाम आता है मियां शहबाज शरीफ का नाम जहन में आ जाता है। अब तो जब भी बिल आएंगे ना तो शहबाज शरीफ साहब का नाम जहन में आएगा, जब भी ग्रोसरी जब भी दूध वाला जो है ना वो आपको दूध के अंदर पानी मिला के देगा, कहेगा जी इस प्राइस के यही मिलना है, शहबाज शरीफ का नाम जहन में आएगा। लोड शेडिंग हो गई, शहबाज शरीफ का नाम जहन में आएगा। तो अब की नईम साहब के ज़िमनी इंतखाब तक 17 जुलाई तक इंशाल्लाह लोड शेडिंग तो बहुत बेहतर हो जाए। चले ये इन्होंने आपको बता दिया कि आप बता सकते हैं, लेकिन मैं ये खुरम भाई से ऑफिशियली इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चीज पे हमें आप जो है वो लोड शेडिंग पे अगर हमें काबू पा लेते हैं, नहीं पूरे मुल्क में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, इंतजाम तो पूरे मुल्क का है इंशाल्लाह। नहीं वो कह रहे हैं ना कि PP 217 ਦੇ ਵਿੱਚ बिलखुसूस लोड शेडिंग घट होनी चाहिए। खुरम जरा इसके ऊपर पॉलिटिकल कॉस्ट, तो पॉलिटिकल कॉस्ट तो है और बढ़ेगी कि नहीं? आई एम सॉरी, मुझसे आप जी खुरम हुसैन से पूछ जी जी खुरम हुसैन से पूछ रहा हूं। पॉलिटिकल कॉस्ट तो बढ़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट तलत। लाइवलीहुड्स जब लोगों के आप हिट करते हैं तो वो बहुत बड़ी प्राइस होती है, और वो लोग भूल तो जाते हैं जब वो चीज़ गुजर जाती है और लाइवलीहुड्स वापस इंप्रूव होने शुरू होते हैं। लेकिन जिन दिनों में उनके ऊपर मुश्किल टाइम गुजर रहा है और उनके ऊपर बोझ डाला हुआ है, उन दिनों में अगर आप जाके उनसे वोट मांगे तो देयर इज़ नो डाउट कि बहुत मुश्किल होगा आपको उनको कन्विंस करना। तो आई मीन पॉलिटिकल कॉस्ट तो इज ऑब्वियस, इट विल बी ह्यूज। अच्छा, मैं मिनिस्टर साहब के पास ये सवाल लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि इस प्रोग्राम में आपने एक मरतबा कहा था कि अब चूंकि इन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है तो उसको पार भी लेके जाना है, यानी दे हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी बढ़ भी सकती है कि लोग ये कहने लग जाएंगे जी कि ना ही करते तो बेहतर था, छोड़ ही दें, बीच में किसी और से करवा लेते तो बेहतर था? अगेन मुझसे पूछ जी खुरम हुसैन। हाँ तलत, आई फुली एग्री विद यू। ये आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं और काफी फासला इन्होंने कवर कर लिया है, अभी तक मंजिल पे पहुंचे नहीं है लेकिन काफी फासला कवर कर लिया है। ये वो रास्ता है जिसको आप आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकते। इट्स पॉलिटिकल सुसाइड, क्योंकि आधे रास्ते में पहुंच के ना आपको मुल्क की स्टेबिलिटी मिलेगी, ना लोगों को कोई खुशहाली नजर आएगी। यू विल गेट द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो लोगों के ऊपर बोझ डाल के इकोनॉमी को स्टेबलाइज किए बगैर ये अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़ के अगर आप इलेक्शन में चले गए तो आपके पास ना कोई स्टोरी होगी लोगों को बताने के लिए, ना कोई उम्मीद की किरण होगी उनको दिखाने के लिए, ना कोई खुशहाली होगी जिसकी तरफ आप इशारा करके कह सकते हैं ये हमने आपको दिया। इट विल बी पॉलिटिकल सुसाइड। अब इन्होंने शुरू कर दिया ये रास्ता, इसमें से वापस भी नहीं जा सकते। यू कांट से अब आके कि अच्छा चले गलती हो गई, 80 रुपए वापस ले लेते हैं हम प्योर फ्यूल प्राइस इंक्रीज। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि ये रास्ता कंप्लीट करें और मंजिल तक पहुंचे, यानी कि मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए और लोगों को दिखा दें कि भाई आपके ऊपर जो हमने बोझ डाला था ये उसकी वजह थी, और अब हम लोगों ने आपको इस जजीरे पे पहुंचा दिया जहां पे स्टेबल एक निज़ाम हो चुका है, और अब आपकी खुशहाली की तरफ अटेंशन आएगी यहाँ से ऑनवर्ड्स। फिर आप जाके उसकी बुनियाद पे वोट मांग सकते हैं, बट नॉट राइट। खुरम ज़गीर साहब के पास आए थे, ये किस अक्लमंद ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें? नहीं देखिए, हम सिर्फ मोशियत पे आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे, और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है? जी हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि जी हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं,
आपके ख्याल में जो कोलिशन बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के, तो लिहाजा ये आज मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुआशरत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला किया गया। फैसला मुश्किल ज़रूर था, आज भी मुश्किल है, लेकिन हमारे ख्याल में इस फैसले से पाकिस्तान की मुआशरत को भी इंशाल्लाह हम केयर टेकर ने कर लेना था ना, क्या मसला है? अगर केयर टेकर ने भी जाके कुगी मारनी थी IMF के मुआहदे के ऊपर जिसने आपके हाथ बांध दिए जो इमरान खान ने किया था, तो उनको करने देते। जी नहीं, देखिए क्या मसला, आज सिर्फ IMF का मामला नहीं, देखिए ये जो सब्सिडी इमरान खान साहब के दौर में दी जा रही थी, अब तो खैर उसकी क्वांटम बहुत बढ़ गया था। अगर आप इस एक महीने में सिर्फ 120 अरब की सब्सिडी सिर्फ पेट्रोल पर दे रहे हैं, उस 120 अरब से तलत साहब 30 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बनते हैं। तो पाकिस्तान के जो फाइनेंसेस थे, पाकिस्तान के सिर्फ लोगों का सिर्फ पेट्रोल का इशू तो नहीं है ना, सेहत का भी मामला है, तालीम का भी मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है। नहीं तो केयर के बाद इलेक्शन जीत के आप आ जाते तो ये सारा कर लेते। जी नहीं, ये मुश्किल, ये फैसले नहीं करने पड़ते। उस वक्त ये वाज़े तौर पर था कि केयर टेकर शायद ये फैसले ना कर सके और इलेक्शन ऐसे हालात में हो जब पाकिस्तान अपनी गालिबन ख़राब तरीन मुआशी सूरत हाल में और दिवालिया के करीब होता। ये भी एक वजह थी कि इस मौके पर हुकूमत लेकर हमने हम सब ने अपने सियासी जो साख है और पॉलिटिकल कैपिटल है वो दाव पर लगाया है, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और इसकी जमहूरियत और मुईशत और लोगों की खुशहाली के लिए सब चीज़ें बशमूल हमारे सियासी साख के सब ऑनलाइन है और इंशाल्लाह हम इसको करेक्ट करेंगे, दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब आपसे बिल्कुल आखिर में सवाल, बतौर अमली सियासतदान के आप ये बताइए, और आप ज़ाहिर जवां साल भी हैं तो आपका फ्यूचर भी काफ़ी सामने खुला है, तो ये बताएं कि अब आप जब देखते हैं तो उस वक्त अगर इंतखाबात कॉल हो जाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? शेख सलमान साहब। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर उस वक्त इंतखाबात हो जाते तो बेहतर नहीं था आपकी नज़र में? जी खुरम भाई, बिल्कुल उस टाइम यही सिचुएशन थी, बल्कि जब इमरान खान साहब के साथ मेरी आखिरी मीटिंग हुई तो हम लोग पूरा एक 2 डिवीजन्स की मीटिंग थी, तो खान साहब ने उसमें खुद फरमाया कि जो हमारे हालात हैं पंजाब में, अगर इस टाइम इलेक्शन हो जाते हैं तो हमारा बहुत बुरा हाल है। तो इमरान खान साहब खुद ये समझते थे कि हमारा बहुत बुरा हाल है, अगर उस टाइम इलेक्शन होते तो पॉलिटिकली जाहिर है फ़ायदा ही था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट बना के उसके बाद अगर मुश्किल फैसले किए हैं तो इसी में ही बेहतरियाँ ज़ाहिर होंगी। और अगर हमें पूरा टाइम मिलता है अगले 10-12 माह जो रहते हैं इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ भी इंशाल्लाह मिलेगा और लोग बाशऊर लोग हैं, लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। जो हमने आपको शुरू में लोगों की आवाज़ सुनवाई, ये बताते चलें कि जो पैदल चल रहा था उसने भी यही बात की कि हमारी बस हो गई है, जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसने भी यही बात की कि हमारी बस हो गई है, जो वैगन में बैठा हुआ था उसने भी यही बात की कि हमारी बस हो गई है, और जो यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन में खड़ा था उसने भी यही कहा कि हमारी बस हो गई है। तो ये एक आपको एक सैंपल मिलता है कि लोगों के हालात क्या हैं। हुकूमत का मानना ये है कि हालात वक्ती तौर पर ख़राब है और आने वाले दिनों में हम इसको ठीक कर लेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।